7 ऐसे नेता जिन्होंने नीतीश कुमार जी से पंगा लिया और राजनीतिक रूप से भारी नुकसान झेला। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 7 पर आते हैं बाहुबली नेता नरेंद्र सिंह जी। बिहार की राजनीति में 2005 का वो दौर याद कीजिए, जब विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाना बहुत जरूरी था। उस वक्त रामविलास पासवान जी की पार्टी एलजेपी के कई विधायकों को नीतीश कुमार जी के समर्थन में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं में नरेंद्र सिंह जी भी शामिल थे। उस वक्त नरेंद्र सिंह जी को लगता था कि वे इस सरकार के सबसे बड़े खेवनहार हैं और उनके बिना सत्ता की नाव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। नीतीश जी ने उन्हें सरकार में कद्दावर मंत्री भी बनाया, लेकिन नरेंद्र सिंह जी यह भूल गए कि नीतीश जी की सियासत में सुपर सीएम बनने की कोशिश करने वाले का क्या हश्र होता है। साल 2015 में जब जीतन राम मांझी जी और नीतीश कुमार जी के बीच कुर्सी की जंग छिड़ी, तो नरेंद्र सिंह जी ने उड़ता तीर अपने सीने पर ले लिया। उन्होंने सरेआम ताल ठोककर मांझी जी का समर्थन कर दिया और नीतीश जी को सीधी चुनौती दे डाली। उन्हें लगा कि राजपूत और महादलित समीकरण बनाकर वे नीतीश जी को ही चित कर देंगे, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे शुरू हुआ। नीतीश जी ने एक झटके में उन्हें कैबिनेट से ही बर्खास्त कर दिया और जेडीयू से उनका रास्ता अलग हो गया। नतीजा यह हुआ कि जिस नेता का डंका कभी पूरे बिहार में बजता था, उनकी सक्रिय राजनीति का प्रभाव धीरे धीरे उनके मजबूत क्षेत्र तक सिमटता चला गया। राजनीति में कहावत है कि जब पेड़ ही कट जाए तो परिंदों का ठिकाना नहीं रहता, और नरेंद्र सिंह जी के साथ ठीक यही हुआ। नंबर 6 पर आते हैं कद्दावर समाजवादी चेहरे दिग्विजय सिंह जी, जिन्हें लोग प्यार से दादा कहते थे। समता पार्टी की जब 1994 में नींवें रखी गई थी, तो दिग्विजय सिंह जी उसके सबसे मजबूत खम्भों में से एक थे और जॉर्ज साहब के बेहद करीबी माने जाते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री और रेल राज्य मंत्री जैसे भारी भरकम पद संभालने वाले दिग्विजय सिंह जी का कद राष्ट्रीय स्तर का था। बांका की धरती पर उनका ऐसा दबदबा था कि कोई उनके सामने टिकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किल यह थी कि वे नीतीश कुमार जी के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। इस संगठन के अंदर नीतीश जी के हर फैसले पर आंख मूंद कर मुहर नहीं लगाते थे। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि टिकट कटने के बाद दादा घर बैठ गए होंगे। बिल्कुल नहीं। दिग्विजय सिंह जी ने निर्दलीय पर्चा भरा और नीतीश जी की पूरी सरकारी मशीनरी के खिलाफ अकेले दम पर चुनाव जीतकर संसद पहुंच गए। उन्होंने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन नीतीश जी से उनकी सियासी दूरी और बढ़ गई और जेडीयू एनडीए की राजनीति में उनके लिए रास्ता बंद हो गया। एक राष्ट्रीय कद का कद्दावर नेता अपनी ही बनाई राजनीतिक धारा से अलग होकर अलग थलग पड़ गया और कुछ ही समय बाद बीमारी के चलते उनका निधन भी हो गया। नंबर 5 पर आते हैं पसमानदा राजनीति के झंडाबरदार अली अनवर अंसारी जी। नीतीश कुमार जी ने बिहार में जिस गैर यादव ओबीसी और पसमानदा मुस्लिम सोशल इंजीनियरिंग के दम पर अपनी राजनीति का मजबूत आधार तय किया, उस फॉर्मूले के प्रमुख चेहरों में अली अनवर अंसारी जी भी थे। नीतीश जी ने उन्हें 2006 और 2012 में लगातार 2 बार राज्यसभा भेजा और पार्टी का प्रमुख मुस्लिम चेहरा बनाकर पेश किया। अली अनवर जी को लगने लगा कि पार्टी की मुस्लिम राजनीति में उनकी आवाज बेहद प्रभावशाली है, लेकिन 2017 में राजनीति का ऐसा पासा पलटा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जुलाई 2017 में जब नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ दोबारा सरकार बना ली, तो अली अनवर जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने शरद यादव जी के सुर मिलाते हुए नीतीश जी के इस फैसले के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया और सार्वजनिक तौर पर कड़ी बयान देने लगे। उन्हें लगा कि उनके विरोध से नीतीश जी बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन नीतीश जी का वार कितना अचूक होता है, इसका अंदाजा उन्हें तब हुआ जब जेडीयू की शिकायत के बाद राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया। बंगला छिन गया, पद छिन गया और नीतीश जी से टकराने के बाद उनकी राष्ट्रीय संसदीय राजनीति का रास्ता भी बंद हो गया। जिस पसमानदा राजनीति के प्रमुख चेहरों में उनका नाम गिना जाता था, उसकी चुनावी ताकत भी उनके लिए पहले जैसी नहीं रही।
नंबर 4 पर आते हैं बिहार के सबसे मुखर और तेज तर्रार नेता शिवानंद तिवारी जी। जेपी आंदोलन के समय से नीतीश कुमार जी के पुराने साथी रहे शिवानंद तिवारी जी बिहार की समाजवादी राजनीति के बड़े चेहरों में गिने जाते थे। नीतीश जी ने जब सरकार बनाई तो शिवानंद तिवारी जी उनके सबसे बड़े प्रवक्ताओं, सिपह सालारों और संकट मोचकों में शामिल रहे। पार्टी का बचाव करना हो या विरोधियों पर तीखे जुमले दागने हो, शिवानंद जी सबसे आगे रहते थे और इसी राजनीतिक कद के बीच उन्हें राज्यसभा भी भेजा गया था। लेकिन शिवानंद जी की फितरत में था बेबाक बोलना और यही बेबाकी उनकी राजनीतिक बर्बादी का कारण बन गई। साल 2013 में जब नीतीश जी ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर एनडीए गठबंधन तोड़ा तो शिवानंद तिवारी जी ने सार्वजनिक रूप से नीतीश जी की राजनीति और प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने नीतीश जी के फैसले को आत्मघाती तक बताया। अब नीतीश जी अपनी ही पार्टी के नेता से अपनी रणनीति पर सवाल कैसे बर्दाश्त करते। 2014 में जैसे ही शिवानंद जी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ, उन्हें दोबारा जेडीयू का टिकट ही नहीं मिला और वे पार्टी से भी अलग हो गए। इसके बाद शिवानंद जी आरजेडी में जरूर गए, लेकिन नीतीश जी के साथ टकराव के बाद उनका राजनीतिक कद पहले जैसा नहीं रहा और उन्हें दोबारा कोई बड़ा संवैधानिक या विधायी पद नसीब ही नहीं हुआ। नंबर 3 पर आते हैं नीतीश कुमार जी के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद और पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह जी, यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। एक जमाने में बिहार की अफसरशाही और जेडीयू के संगठन में आरसीपी सिंह का प्रभाव बेहद मजबूत माना जाता था। नीतीश जी ने अपने सबसे चहेते सिपह सालार को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया था और लोग उन्हें नीतीश जी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानने लगे थे। लेकिन सत्ता की राजनीति में रिश्ते कब बदल जाएं कोई नहीं जानता। साल 2021 में जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जेडीयू के कोटे से आरसीपी सिंह अकेले कैबिनेट मंत्री बने और स्टील मंत्रालय संभाला। इसके बाद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच राजनीतिक दूरी बढ़ती चली गई। साल 2022 में जैसे ही आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, नीतीश जी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा। संसद की सदस्यता जाने के बाद उन्हें केंद्र सरकार से भी इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जेडीयू की ओर से उन पर संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए और राजनीतिक विवाद और भी गहरा हो गया। आखिरकार उन्हें पार्टी ही छोड़नी पड़ी। बाद में वे बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन नीतीश कुमार से टकराव के बाद उनका जेडीयू के भीतर वाला राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। नंबर 2 पर आते हैं भारतीय राजनीति के दिग्गज समाजवादी पुरोधा शरद यादव जी। शरद यादव जी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे। वे करीब 4 दशकों तक देश की संसद में रहे, एनडीए के राष्ट्रीय संयोजक रहे और लगातार 3 बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुके थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों से लोकसभा चुनाव जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड उनके नाम था। वे खुद को नीतीश कुमार जी से सीनियर और राष्ट्रीय स्तर का बड़ा नेता मानते थे। लेकिन 2017 में जब नीतीश जी ने लालू जी का साथ छोड़कर फिर से बीजेपी का दामन थामा तो शरद यादव जी ने इसे जनादेश का अपमान बता दिया। शरद यादव जी को लगा कि पार्टी के सांसद और विधायक उनके नाम पर नीतीश का साथ छोड़ देंगे। उन्होंने पूरे देश में सांझी विरासत बचाओ के नाम से रैलियां करनी शुरू कर दी, मगर वे भूल गए कि जेडीयू की बिहार वाली राजनीति में नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा आधार था। नीतीश जी ने एक झटके में शरद यादव जी को पार्टी अध्यक्ष पद से बेदखल किया, पार्टी से निकाल दिया और उनकी राज्यसभा सदस्यता भी खत्म हो गई। शरद यादव जी ने अपनी अलग पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई और बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। जिस नेता ने कभी बीपी सिंह और वाजपेयी जी की सरकार बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वह अपने राजनीतिक जीवन के आखिरी दौर में नीतीश कुमार से टकराव के बाद पूरी तरह हाशिए पर चला गया। और अब नंबर 1 पर आते हैं वो शख्सियत जिनके बिना नीतीश कुमार जी के राजनीतिक वजूद की कल्पना भी हम नहीं कर सकते, यानी जॉर्ज फर्नांडिस साहब। 1974 की रेलवे हड़ताल के नायक, आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सत्ता को हिलाने वाले
और समता पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस जी ही वो नेता थे जिन्होंने नीतीश कुमार जी की उंगली पकड़कर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति के शिखर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। जॉर्ज साहब एनडीए के संयोजक थे और वाजपेयी सरकार में देश के रक्षा मंत्री रहे। लेकिन 2009 आते आते जॉर्ज साहब की उम्र और ढलती सेहत को नीतीश जी ने राजनीतिक फैसला लेने का आधार बनाया। 2009 के आम चुनाव में नीतीश जी ने साफ कर दिया कि जॉर्ज साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए पार्टी उन्हें मुजफ्फरपुर से टिकट नहीं देगी। जॉर्ज साहब के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची। जिस पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, उसी पार्टी ने उन्हें चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। जॉर्ज साहब बगावत करके मुजफ्फरपुर से निर्दलीय मैदान में उतरे, लेकिन नीतीश जी की संगठनात्मक घेराबंदी के सामने देश का यह महान नेता पूरी तरह हार गया और चुनाव में तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि इसके बाद भी जॉर्ज साहब पूरी तरह राजनीति से बाहर नहीं हुए और 2009 में ही नीतीश कुमार जी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन मुजफ्फरपुर की वह हार उनके राजनीतिक जीवन के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक बन गई। जिस नेता ने नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी, वही अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में अपनी ही बनाई पार्टी की सक्रिय राजनीति में हाशिए पर पहुंच गया। राजनीति का खेल भी बड़ा अजीब है। जिस शख्स ने कभी नीतीश कुमार जी को राजनीति में आगे बढ़ाया था, आखिरकार उसी शख्स को नीतीश जी से टकराव की सबसे बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। जय हिंद।